हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो डियर स्टूडेंट, जो आज का हमारा क्लास रहने वाला है, जो आज का सेशन रहने वाला है हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट के चुनाव पर आधारित रहने वाला, यानी वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करें, इस पर आधारित रहने वाला है। तो इससे रिलेटेड कई सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आई थी, या कई सारे लोगों से मिला, या खुद भी एक्सपीरियंस किया है इन चीज़ों को कि क्या होता है कि जब भी हम यूपीएससी या सिविल सेवा आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन करने की सोचते हैं, या इससे रिलेटेड कोई आइडिया हमारे माइंड में क्रिएट होता है, देन हम सिलेबस वगैरह देखते हैं, तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है कि ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें। और हम क्या करते हैं, फिर इधर उधर जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि भैया हमें बताइए ऑप्शनल कैसे चुनना, कौन सा सब्जेक्ट चुनना, सर आप बताइए ऑप्शनल कैसे चुनना, कौन सा चुनना है। तो तमाम क्वेश्चन है जो हम पूछते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भी लोग होते हैं वो यही बताते हैं कि आपको आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चुनना है, आपको आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चुनना है, आपको आपका इच्छा का सब्जेक्ट चुनना है। तो सबसे बड़ी बात यही होती है, सबसे बड़ी समस्या जो देखी गई है वो यही देखी गई कि इंटरेस्ट क्या है, कैसे डेवलप होता है इंटरेस्ट, या क्या इंटरेस्ट को डेवलप भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है इंटरेस्ट डेवलप, या फिर इंटरेस्ट ऐसी कोई चीज़ है जो नेचुरल होती है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि ऑप्शनल का इन्फ्लुएंस कहाँ है, कैसे है और कितना है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो यूपीएससी बोर्ड है वो आपका आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम, आईएएस और आईपीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जिसका कुछ इस प्रकार से डिवीज़न किया गया है कि इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करके, या फिर आपको 3 स्टेप में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। जिसका फर्स्ट सेक्शन होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी प्रारंभिक परीक्षा। देन इसका होता है मेंस एग्जामिनेशन, यानी कि मुख्य परीक्षा। देन होता है इसका इंटरव्यू, यानी कि इसका साक्षात्कार। तो जब बात करते हैं हम इसके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, तो इसको या इसमें 2 पेपर्स होते हैं, जिसको जीएस पेपर और सीसेट पेपर बोलते हैं। जीएस पेपर में आपको उन सभी चीज़ों के बारे में बताना होता है आपको, जिनके बारे में आपको सामान्य जानकारी की बात की जाती है। देन इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन या फिर एप्टीट्यूड, आपका जर्नल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स, एटीसी कवर किया जाता है। ये दोनों पेपर आपके मल्टीपल चॉइस और क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। जब आप इन दोनों पेपर्स को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप कुछ यहाँ पे पहुँच जाते हैं, जिसमें आपका एक ऐसे पेपर यानी निबंध का पेपर, प्लस आपका एक लैंग्वेज का पेपर जिसमें हिंदी या इंग्लिश होता है आपका। देन आप जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई है लैंग्वेज, 22 लैंग्वेजेज हैं, उनमें से कोई भी आप एक लैंग्वेज चुन सकते हैं उसमें। देन इसमें होते हैं 4 पेपर अदर्स, जो आपके ये मल्टीपल चॉइस पेपर होते हैं, मेंस में आपके रिटर्न पेपर होते हैं। तो इसमें जीएस के पेपर कितने होते हैं? 4 पेपर होते हैं जीएस के, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर। अब ये पेपर क्या होते हैं, ये आप यूपीएससी बोर्ड द्वारा जो डिसाइड किए गए हैं, जो सब्जेक्ट डिसाइड की गई हैं वही होते हैं, यानी कि आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं रख सकते। लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड, यानी कि आपको 2 पेपर्स दिए गए हैं, यानी एक सब्जेक्ट दी गई है जो आप आपकी मन की इच्छा का सब्जेक्ट रख सकते हो कि सर मैं तो इसमें बेहतर हूँ, या ये इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, उस सब्जेक्ट को चुनूंगा। अब इसमें क्या होता है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड होता है, आईआईटीज के लोग होते हैं, या कुछ अदर बैकग्राउंड से होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के होते हैं। तो उन सब के सामने समस्या हो जाती है, क्योंकि ये सारे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट रह जाते हैं आपके हैं। तो वो क्या समस्या है, यह है कि उनको इनके बारे में पता नहीं होता है। जब पता नहीं होता है इनके बारे में, तो ऑप्शनल को लेके समस्याएं हो जाती है। ये पेपर जो होता है आपका, एक पेपर होता है 250 मार्क्स का, इसी प्रकार से 2 पेपर होते हैं आपके एक सब्जेक्ट के, कुल मिला के 500 मार्क्स के हो जाते हैं। और ये जो मेंस पेपर होता है वो आपका क्या होता है, रैंक को निर्धारित करता है। यानी कि कई लोग हैं जो आईएएस से आईपीएस बन जाते हैं, आईपीएस से अलाइड सर्विसेज में चल जाते हैं। वो इसी का कारण, यानी कि जो लोग बाजी मारते हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, वो
इसी पेपर में करने की वजह से उनकी अच्छी रैंक लगती है। तो इसमें जो पिछले 10 साल में देखा गया है कि इन जो जीएस के पेपर होते हैं उनमें लोग क्वालिफाइंग या फिर उससे हल्का सा अबोव नंबर ही ला पाते हैं, लेकिन जिनका भी अच्छा जो टॉपर्स रहे हैं या जो अच्छा परफॉर्म किए हैं वो इन्हीं पेपर में किए हैं, ठीक है। इस वजह से इस पर कुछ ज़्यादा ही फोकस दिया जाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट को। बेसिकली वैसे भी आपके ये चॉइस का पेपर है तो वैसे भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस करनी ही होती है। यूपीएससी इसीलिए आपको ये पेपर आपकी पसंद का रखती है कि आप एक बेहतर कर सको इसमें, ठीक है गाइस। देन इंटरव्यू होता है, तो इस प्रकार से इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए अनसर्टेनिटी भी बनी रहती है। तो आई होप आपको ये सेगमेंट समझ में आया होगा। देन हम बात करते हैं अब आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट पे आ जाते हैं कि ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें। आइए देख लेते हैं ऑप्शनल का चुनाव। तो ऑप्शनल के चुनाव में जो बात आती है तो सबसे बड़ी बात आती है कि सभी लोग एक ही बात बोलते हैं, व्हाट इज योर इंटरेस्ट, व्हाट इज योर इंटरेस्ट। इस शब्द का है सारा इसमें जो भी है रोड़ा है। तो गाइज हमने बात ऑप्शनल के चूज की बात हो रही है हमारे कि इसको कैसे चुनाव करें। तो जितने भी लोग हैं वो सब इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं कि इंटरेस्ट होना चाहिए आपका। तो इंटरेस्ट पे बात कर लेते हैं। तो जब इंटरेस्ट की बात करते हैं एक एग्जांपल लेते हैं इंटरेस्ट को समझने के लिए। बताइए क्या है ये, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा कि सर नहीं, या कुछ लोगों का जवाब होगा सर ये इंग्लिश के लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम यही है कि इसके बारे में हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन नहीं है या ब्लैंक है हमारा माइंड एकदम, और ब्लैंक होने की वजह से क्या हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अगर मैं इसी में कहूँ कि दिस इज ए परफॉर्मिंग आर्ट, यानी कि ये क्या है, परफॉर्मिंग आर्ट है। जो हम हिस्ट्री के आगे जो हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे हम आपको बताएंगे परफॉर्मिंग आर्ट एंड कल्चर के अंदर कि परफॉर्मिंग आर्ट क्या होता है। थोड़ी देर के लिए समझ लिए परफॉर्मिंग आर्ट डांस है। क्या है आपका कि भाई ये जो टाइटल है वो किसका है, यानी इसमें जो हम जानने वाले हैं डांस के बारे में जानने वाले। अब आधे लोग होंगे जिनको डांस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो क्या कहेंगे यहीं पे इसके बारे में जान के कि इसमें तो डांस सिखाएंगे, तो वो साइड में हट जाएंगे। और जो लोग इंटरेस्ट हैं या इंटरेस्टेड हैं वो क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता, लेकिन वो क्या इच्छा रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं इसमें जाने का, तो वो क्या करेंगे, सीख लेंगे। सीखने पर अपना टाइम स्पेंड करेंगे। तो बात क्या हुई, मूल या मेन जो बात थी वो ये थी कि इन्फॉर्मेशन होती है ना हमारे पास किन्हीं चीज़ों से रिलेटेड, हम उन्हीं में इंटरेस्ट ज़्यादा रख पाते हैं। अब जिस चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं है, अब जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको पता नहीं था, तो क्या आपका इंटरेस्ट था इसमें? नहीं था। और जब मैंने बता दिया तो जिनको इंटरेस्ट नहीं है डांस में वो अपने आप दूर हट गए। यानी कि आपके पास इंफॉर्मेशन थी कि जो SPM है उसमें डांस सीखना है, तो डांस आपको नहीं सीखना था, आप साइड में हो लिए। और जिनको इंटरेस्ट था वो आराम से इसमें सीखना चाहते हैं या सीख लेंगे। तो बात मेन थी हमारे इन्फॉर्मेशन की माइंड में। देन दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। जब दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं तो दूसरा एग्जांपल आता है हमारा कि आप कुछ ऐसी चीज़ या किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच के बताइए जो ना तो आज तक आपने सुनी हो, ना देखी हो, ना कल्पना की हो, और उसमें आपको इंटरेस्ट लेना है या आप में उस पर कार्य करना है। कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अरे भाई जिस चीज़ के बारे में जानते नहीं कैसे करेंगे भाई, नहीं कर पाएंगे। तो यही है कि हमारे पास जिन चीज़ों से रिलेटेड पहले से इंफॉर्मेशन होती है हम उन्हीं में ज़्यादा इंटरेस्ट रख पाते हैं। तो इसके लिए क्या है, आपको इंटरेस्ट वर्ड क्लियर हो गया कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू इन्फॉर्मेशन। यानी कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप उस चीज़ में क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब सर इसका कोई सॉल्यूशन? बिल्कुल सॉल्यूशन है, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको क्या करना है, बेसिक से NCERT
6 to 12th पढ़नी है। कब? आपको प्रिपरेशन से पहले, यानी जब आपके माइंड में ये आइडिया क्रिएट होता है कि मुझे सिविल सेवा प्रिपरेशन करनी चाहिए, IAS PCS बनना चाहिए, तो आपको सबसे पहले यहाँ जाना है। क्योंकि इसमें जाने का रीज़न ये है कि कई सारे जो लोग हैं वो क्या होते हैं, IITs वगैरह या डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, एक साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से होते हैं, उनको सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, ऑप्शनल चूज करने में या सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, तो अब जब आप सभी चीज़ों के बारे में, इसमें नॉट के ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, डांस, कुकिंग होता है ना कौन सी साइंस है वो जो जिसमें कुकिंग वगैरह सिखाते हैं, तो वो सब चीज़ें क्या आती है आपके, सभी चीज़ें पढ़ लेनी है आपको 12th तक। आपको 1 साल आराम से रिलैक्स होके देना है, इस पर 6 महीने भी दे सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई फिक्स टारगेट कर दिया हमने। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में सभी चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जब इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी तो आपको किसी से ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सर मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा चुनूँ। फिर आप जान पाएंगे कि हाँ भाई, इस चीज़ को मैं बेहतर कर पा रहा हूँ, या फिर ये चीज़ बेहतर नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसको कर लूँगा मैं बेहतर। तो ये आपका ऑप्शनल। या फिर कई बार क्या होता है कि हमारे सामने एक से अधिक अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती है, तो हमें एक को चूज करना होता है, तभी भी आप इस फंडे को वहाँ पे अपना सकते हैं। तो आई थिंक आपके माइंड में ये क्लियर होगा कि अब ऑप्शनल सब्जेक्ट को हम कौन सी विषय को चुने या फिर कैसे चुने। आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन जर्नली बताते नहीं हैं लोग हैं। हमें पता भी होता है पहले से, लेकिन बात वही है ना, हनुमान जी के पास शक्तियाँ तो बहुत है, लेकिन कोई दूसरा लोग चाहिए उसको बताने के लिए। वैसे ही हम आपके लाइफ में वो व्यक्ति हैं, या टीचर वो व्यक्ति होता है हर स्टूडेंट की लाइफ में कि वो उसको अपनी शक्तियाँ याद दिला सके। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट पता लग गया होगा और आपको कैसे सब्जेक्ट चुनना है। तो थोड़ा जो दूसरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट सब सेगमेंट है, वो क्या है, हमारा स्ट्रेटजी है कि स्ट्रेटजी क्या रखने वाले हैं, क्या रहनी चाहिए इसको पढ़ने के लिए। तो जब स्ट्रेटजी की बात करते हैं, व्हाट इज योर स्ट्रेटजी। इससे भी रिलेटेड कई सारी भ्रांतियां हैं जो चलती आ रही है कई लोगों के द्वारा, अलग अलग चीज़ें। कई लोग तो ऐसे भी आपका फिक्स टाइम टेबल बना के दे देंगे, भाई आपको इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे सोना है। अरे भाई साहब, हर व्यक्ति का एक अपना नेचर होता है। आप कैसे डिसाइड कर दोगे किसी व्यक्ति का नेचर कि आप इस टाइम टेबल को फॉलो करें? नहीं कर सकते ना। तो यही है कि आपको कोई किसी का टाइम टेबल फॉलो नहीं करना, एक अपना टाइम टेबल बनाना, अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम टेबल बनाना, और उसमें जितने भी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकते हैं बिल्कुल फ्लेक्सिबल रखे। उसका कारण यह होता है कि कई लोग आते हैं शुरू में, सर कितने घंटे पढ़े। अब ये भी कोई क्वेश्चन है यार। कई लोग हैं कि बुक्स लेके बैठे हैं, उनका एकदम माइंड एक के बाद स्टेप को जानने की इच्छा हो जाती है, और वो जानते चला जाए चीज़ों को बेहतर तरीके से कर। कई लोग होते हैं किताब लेके पूरे दिन बैठे रहते हैं, 4 टॉपिक उसके माइंड में नहीं जाते। तो अपना अपना है कि आपको कैसे करना है। तो इसलिए टाइम को फ्लेक्सिबल बनाएं। उसका कारण यह है कि आप, क्योंकि डेली बेसिस लाइफ एक जैसी नहीं चलती है। आज कुछ ज़्यादा बेटर है, कल हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, हो सकता है कि कल आज से बेहतर हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको बहुत लंबा नहीं सोचना, और आपको जब टाइम टेबल वगैरह बनाना पढ़ने के लिए, तो उसमें क्या रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी तो रखनी है, साथ में ये भी आपको ध्यान देना है टाइम टेबल के अंदर कि बहुत अधिक टाइम नहीं खींचे, ऐसे 12 घंटे का, 15 घंटे का, 18 घंटे का बना दिए एक साथ ही है। और दूसरी बात आती है कंटिन्यूटी की। तो आपको बहुत कंटिन्यूटी रखनी है, मतलब कि जैसे कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम प्रिपरेशन टाइम में होते हैं, कई बार दोस्त वगैरह के साथ पार्टी वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से हम नहीं पढ़ पाते। कोई नहीं, आप अगर आप दिन को पार्टी कर रहे हैं तो रात को आके पढ़िए, रात को पार्टी कर रहे हैं दिन को पढ़िए। कई लोग हैं कि सर मुझे मॉर्निंग में उठ के पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल भाई साहब आप मॉर्निंग में उठ के पढ़िए। कई लोग कहते हैं सर मुझे पूरी रात पढ़ना अच्छा लगे, भाई साहब आप दिन में सोइए ना, क्या दिक्कत है। क्योंकि आपकी बॉडी का जो आउटपुट है वो आपको पता है। आप जानते हैं कि मैं बेहतर परफॉर्मेंस कब कर सकता हूँ,
दूसरा आके नहीं बता देगा आपको। ठीक है, तो कुछ स्ट्रेटजी पे बात की हमने कि इस प्रकार से आपको स्ट्रेटजी बनानी है, और थोड़ा यह रखना है कि डेली आपको सब्जेक्ट को पढ़ना है हल्का हल्का। देन उसके साथ में क्या करना, पढ़ते पढ़ते पहले तो एनसीईआरटीज में ही आपको इस रणनीति को अपना सकते हैं कि जब एनसीईआरटीज पढ़े आप क्या करें, उसके पीछे के वेबसाइट के क्वेश्चन है उसको एज ए जैसे कि आपको क्वेश्चन पेपर है उनको एज ए मेंस सॉल्व करना है, करते चलना साथ साथ। कोई हो सकता है बेहतर नहीं हो पाएगा फर्स्ट में, लेकिन आपको करते रहना है। इधर उधर से रिव्यू करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें। इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन साथ में देखते चलेंगे आप, उससे आपको एक क्लियरिटी होगी माइंड में कि कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, कैसे उनको हमको डील करना है। इन सभी तमाम बातों को आप अपने आप सेल्फ जान सकते हैं, कहीं किसी की मदद लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देन बात की हमने फ्लेक्सिबल टाइम की। आपका टाइम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टाइम आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए और कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें स्ट्रेटजी यानी रणनीति के अंतर्गत आती है, जो आपको मुझे नहीं लगता कि किसी से पूछने की आवश्यकता है कि हम क्या करें या करें। यूट्यूब पे सर्च करें जाके हाउ टू मेक ए टाइम टेबल, तो ये सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। तो आई होप आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चुनना है इसका एक कॉन्सेप्ट था, जो अधिकतर लोग जानते तो हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते, या फिर लोग जानते भी नहीं हैं उसके बारे में, या फिर लोगों के द्वारा थोड़ा सा भ्रांति की वजह से भटक जाते हैं। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने में। आप ऑप्शनल सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन के आधार पर बेहतर तरीके का आप चुनें, क्योंकि यही है जो आपकी रैंक निर्धारित करेगा। तो गाइज इस प्रकार से हम आज का क्लास यहीं एंड करते हैं, और आपको बता दें जो नेक्स्ट क्लास हम रखने वाले हैं वो हम रखने वाले हैं कि ऑप्शनल एज ए हिस्ट्री को ही ऑप्शनल क्यों चुनें। तो हिस्ट्री है, जो इतिहास है हमारा विषय, उसको क्यों हम वैकल्पिक विषय के रूप में चुनें, उसके पॉजिटिव नेगेटिव और जो भ्रांतियाँ फैली हुई है उन सभी पर बात करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सब्जेक्ट देखो कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में बुरा नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आप उसको किस नज़रिए से देखते हो। ठीक है, और वैसे भी बात रही कि आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जिनको अपना इतिहास पता नहीं होता वो इतिहास नहीं रच सकते। तो आइए बने रहिए हमारे साथ द स्टडी अलायंस चैनल पर, हम आपको आपके इतिहास से अवगत करवाते हैं। थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।